Yes, today we are going to begin with a new topic, and the name of the topic is Securities Contract Regulation Act 1956. So from today, हाँ, yes, सबको सेम टॉपिक है. न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस दोनों जगह पे ये टॉपिक है. यस, सॉरी, yes, it's there. You'll get somewhere. Page number is 426. इसलिए तो मैंने बोला 426. प्लीज हियर, फाइंड इट. प्लीज हियर बच्चों. सो आज बहुत सारे बच्चे जो हैं दे आर ज्वाइनिंग फॉर सिक्योरिटीज लॉ एज वेल. प्लीज सी हियर एवरीवन. सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट है क्या, कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट है. प्लीज़ कम मोमका, प्लीज़ कम. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चे जो सी एस ई टी के बच्चे हैं जिनको प्लीज़ हियर, जिनको हमने कहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है 30 जुलाई तक क्या हो गया है, पोस्टपोन हो गया है. तो खामखा 3 से 4 महीने वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप दिसंबर में क्या दीजिए, यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन दिसंबर. एक ग्रुप अपियर कर सकते हो, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है. नमोकार वगैरह नहीं है क्या, नमोकार? ओके. मैं सोच रहा आ जाते तो थोड़ा सा उनको बेसिक्स वगैरह समझते. चलो. सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. Yes. So this is the topic that I am going to begin. Now, this topic has a weightage of, please here, चाहे वो नया सिलेबस हो चाहे वो पुराना सिलेबस हो, दिस टॉपिक हैज अ वेटेज ऑफ 7 मार्क्स. आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा ये टॉपिक? एग्जैक्टली बच्चों 7 मार्क्स के लिए आपका ये एग्जाम में टॉपिक आएगा. नाउ बेसिकली बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम यहाँ पर किन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं. अगर आप सब्जेक्ट का नाम, यार स्क्रीन मेरी छोटी दिख रही है ऑनलाइन वाले बच्चों? यार यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चे कम दिख रहे हैं, दो ही कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं लाइट नहीं, आयुष वगैरह नहीं दिख रहे हैं. एक मिनट. अरे पूजा मैम, नहीं आ रही है. नहीं उसमें तो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, लेकिन बच्चे दिख ही नहीं रहे. हाँ जी. नहीं, वहीं बैठ, प्लीज सिट देयर ओनली. नहीं, इधर. अच्छा आना चालू हो गया. ओके. यस. चलिए बच्चों, प्लीज हियर बच्चों. सो नाउ लिसन टू मी. सो सिक्योरिटी लॉ या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो न्यू सिलेबस में भी है और ओल्ड सिलेबस में भी है, जिसका वेटेज मैंने आपको बताया एग्जाम के हिसाब से इसका वेटेज है 7 मार्क्स का. ठीक है. नाउ अब सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सिक्योरिटी. सिक्योरिटी शब्द का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिए सिक्योरिटी इज अ वाइड टर्म. सिक्योरिटी इज अ वाइड टर्म. और इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है? सिक्योरिटी शब्द को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है. तो सिक्योरिटीज के अंदर क्या आता है बच्चों? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब कागज का टुकड़ा जो कानूनी राइट्स क्रिएट करता है. कागज का एक टुकड़ा जो क्या क्रिएट करता है? कानूनी अधिकार दोनों के ऊपर, जिसको जो बेच रहा है उसको भी और जो खरीद रहा है. तो सिक्योरिटीज का मतलब हो जाएगा आपका शेयर्स. सिक्योरिटीज का मतलब हो जाएगा आपका डिबेंचर्स. सिक्योरिटी का मतलब हो जाएगा आपका बॉन्ड्स. सिक्योरिटी का मतलब हो जाएगा यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सिक्योरिटीज का मतलब और क्या हो सकता है बच्चों? अच्छा, शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स.
इज दैट क्लियर? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैंने चार आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसके अलावा भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू एक कंपनी क्या कर सकती है, जिसके थ्रू एक कंपनी स्टॉक मार्केट से क्या रेज कर सकती है, पैसे रेज कर सकती है, उसको मैं क्या कहता हूँ बच्चों, आई कॉल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बड़ा है, शेयर बड़ा है, आप याद रखिए हमेशा बड़ा कौन है, सिक्योरिटी। जब मैं कहूं कि कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है, इसका मतलब कंपनी सिर्फ शेयर इश्यू कर सकती है। कंपनी क्या इश्यू कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर इश्यू कर सकती है। 2 क्लॉज 84, शेयर का मतलब होता है अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। हाँ या ना बच्चों? बट मैं कहूं डिबेंचर, मैं क्या कहूं बच्चों, सो डिबेंचर इज नॉट अ शेयर, डिबेंचर इज नॉट अ शेयर। डिबेंचर कहां पे डिफाइंड है, 2 क्लॉज 30 ऑफ कंपनीज एक्ट में, ये सुनो बच्चों। सो डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर इज अ, सो डिबेंचर जो है वो शेयर नहीं है, पर डिबेंचर क्या है, सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी इज अ ब्रॉडर वर्ड, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें आती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसे उठाती है, मार्केट से पैसे क्या करती है, स्टॉक मार्केट से पैसे रेज करती है, उस अमाउंट को मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, आई कैन कॉल दैट अमाउंट एज व्हाट, आई कैन कॉल दैट इंस्ट्रूमेंट एज व्हाट बेटा, सिक्योरिटी। नाउ तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये क्या है बच्चों, सिक्योरिटी। सो वी नो कि अब ये जो सिक्योरिटी शब्द है, इसके अंदर शेयर भी आ गया, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स भी आता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या इश्यू करते हैं, यूनिट्स इश्यू करते हैं। याद रखिए म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या नहीं मिलते, यू डोंट गेट शेयर, आपको क्या मिलता है बच्चों, म्यूचुअल फंड का यूनिट्स। डोंट वरी, उसको भी मैं काफी अच्छे से आपको, बेसिकली इस चैप्टर के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बाद यस वी आर गोइंग टू कवर म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड पढ़ाने के पहले आई वांटेड टू क्लियर योर बेसिक्स, और इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले शुरू किया, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर मैं अभी पढ़ाता तो बहुत सारे लोगों को अभी भी थोड़ी सी क्या होती, तकलीफ होती बच्चों। नाम सो बच्चों, तो सिक्योरिटीज क्यों, तो ये सिक्योरिटीज का रेलिवेंस क्या है, तो बच्चों सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं इश्यू। सिक्योरिटीज कैसे क्या होती है बच्चों, इश्यू होती है। अब मुझे बताइए सिक्योरिटीज इश्यू कैसे हो सकती है, हाउ कैन यू इश्यू सिक्योरिटीज, यस। तो बच्चों सेक्शन नंबर 23 कंपनीज एक्ट का आपको बताता है कि आप सिक्योरिटीज कैसे इश्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरीका है पब्लिक ऑफर, एक तरीका है प्राइवेट प्लेसमेंट, एक तरीका है राइट इश्यू, एक तरीका है बोनस इश्यू। तो ये कुछ तरीके हैं, ये क्या है बच्चों, दीज आर सम ऑफ द मोड्स जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, राइट। पब्लिक इश्यू हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, राइट इश्यू हो गया, बोनस इश्यू हो गया। इस इन तरीकों के से कंपनी क्या करती है बच्चों, द कंपनी इश्यूज सिक्योरिटीज। दीदी आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा, सिक्योरिटीज, ठीक है। नाउ अब जब एक कंपनी क्या इश्यू करती है, जब एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है, क्या लेके आती है, तो कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन 40 जो है वो क्या बोलता है कि जब आप पब्लिक ऑफर लेके आओ, जब आप क्या लेकर आओ, व्हेन यू कम विद अ पब्लिक ऑफर, तो तब आपको क्या करना होता है, आपको अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने के लिए वन और मोर रेकग्नाइज्ड, जब भी आप सिक्योरिटीज इश्यू करें तो आपको कहां पे बच्चों, वन और मोर रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। किस चीज के लिए बच्चों, लिस्टिंग के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस, बोनस और राइट्स अगर अनलिस्टेड कंपनी लेके आती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी, 2 क्लॉज 52 कंपनीज एक्ट का कौन सा क्लॉज बच्चों, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 किसको डिफाइन करता है बच्चों, इट डिफाइंस लिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, एक कंपनी जिसने अपने कौन से इंस्ट्रूमेंट बच्चों, जिसने अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को या इक्विटी शेयर्स को क्या किया है, कहां पे लिस्ट किया है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन बच्चों याद रखिए, अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है
और उसने इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट को जो बेसिकली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह को अगर लिस्ट कराया है, कैसे, बिना पब्लिक इशू के, किसी प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू लेकर, तो हम उसको लिस्टेड मानने वाले नहीं है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है बट उसने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं कराया, किसको लिस्ट नहीं कराया, क्या लिस्ट कराया उसने, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट कराए। सुनो ध्यान से, आपकी कंपनी इज योर कंपनी इज अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी, योर कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, बट आपकी कंपनी ने क्या लिस्ट नहीं कराए हैं, इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं कराए, क्या लिस्ट कराए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिस्ट कराए हैं बिना पब्लिक ऑफर के, बिना, तो आपकी कंपनी को लिस्टेड माना नहीं जाएगा। ये कहाँ पे लिखा है, 2 क्लॉज 52 के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू किया था और उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्लियर करवाया। सो बच्चों, अगर आपकी कंपनी कौन सा इश्यू लेके, कौन सा ऑफर लेके आती है, पब्लिक ऑफर लेके आती है, ठीक है, तो आपकी कंपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, और सिक्योरिटी कैसे इशू कर रही है, पब्लिक ऑफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर का मतलब आप किसको शेयर दे रहे हो बच्चों, यस, आप पब्लिक ऑफर मतलब देयर इज नो नंबर ऑफ लिमिट, आप क्या कर रहे हो, देयर इज नो नंबर, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पीपल whom you are offering to। फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया, क्या, कि मेरी कंपनी के डिबेंचर अवेलेबल है, मेरी कंपनी के शेयर अवेलेबल है, जिसको खरीदना है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करे। क्या नाइस है, वो जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया उसको क्या मानते हैं हम, प्रोस्पेक्टस मानते हैं, या डीम प्रोस्पेक्टस, वेरी नाइस। सो दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा, प्रोस्पेक्टस। तो आपकी कंपनी बेसिकली प्रोस्पेक्टस इश्यू करके, क्या इश्यू करके, जब किसको इनवाइट करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है, पब्लिक मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज पब्लिक ऑफर। सो जब आपकी कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आती है तो आपको क्या करवाना होता है बच्चों, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, कंपलसरली आपको अपनी कंपनी का आपको एप्लीकेशन देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को, किस चीज़ के लिए, लिस्टिंग के लिए, एंड देन योर कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। आपकी कंपनी क्या बन जाती है, लिस्टेड कंपनी। अब जब आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी बन गई, प्लीज सी हियर एवरीवन, अब आपकी कंपनी क्या बन गई है, नाउ योर कंपनी हैज बिकम, नाउ योर कंपनी हैज बिकम अ लिस्टेड कंपनी। सो बच्चों, अब जब आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी बन गई है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आपके शेयर ट्रांसफर कैसे होंगे, नंबर वन, क्या आपके शेयर ट्रांसफर सेक्शन नंबर 56 के हिसाब से होंगे, आपकी कंपनी, वंस योर कंपनी बिकम्स लिस्टेड कंपनी, क्या आपकी कंपनी के शेयर ट्रांसफर जो है, क्या वो सेक्शन 56 के हिसाब से होंगे शेयर ट्रांसफर। इफ योर कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी, आपके जो शेयर ट्रांसफर हैं क्या वो सेक्शन 56 के हिसाब से होंगे, बिल्कुल गलत। सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 बात करता है कि ऐसी कंपनियां जो अदर देन लिस्टेड कंपनी है उनके शेयर्स कैसे ट्रांसफर होंगे, जिनका तरीका क्या है बच्चों, जो अदर देन लिस्टेड कंपनी उनके शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, शेयर ट्रांसफर डीड भरते हो, उसको दोनों पार्टी साइन करती हैं, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं, डेट डालते हैं और फिर कंपनी को भेज देते हैं, डिलीवर करते हैं 60 डेज के अंदर, जिसने एग्जीक्यूट किया है शेयर ट्रांसफर डीड इन फॉर्म नंबर SH4, उसके 60 डेज के अंदर अपन कंपनी को भेजते हैं। एंड कंपनी शुड व्हाट बेटा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 क्लॉज नंबर C के हिसाब से क्या करती है कंपनी, 1 मंथ के अंदर शेयर ट्रांसफर को अप्रूव करके शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करती है, यस और नो, ट्रांसफर को, दिस इज द प्रोसीजर। तो क्या सेक्शन 56, वंस योर कंपनी गोज इनटू लिस्टिंग, एक बार आपकी कंपनी कहाँ चली गई, लिस्टिंग में चली गई, उसके बाद अगर आपको शेयर खरीदने हैं, शेयर बेचने हैं, वो किसके हिसाब से होते हैं बच्चों, कंपनीज एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा, यस, वहाँ पे बेसिकली हम बात, बीच में पिक्चर में कौन आ जाता है बच्चों, तो आपके जो भी शेयर्स ट्रेड होंगे, वंस योर कंपनी गेट्स, एक बार आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, उसके बाद आपकी कंपनी के जो भी शेयर्स क्या होंगे, ट्रेड होंगे, कहाँ पे ट्रेड होंगे, कहाँ पे ट्रेड होंगे, इन द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि आपकी कंपनी के सारे शेयर्स कहाँ पे लिस्ट हो गए हैं, यस, लिस्ट हो गए मतलब स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में आ गए हैं, तो अब वो जो भी ट्रेड होंगे, जो भी क्या होंगे, शेयर्स ट्रेड होंगे, कैसे ट्रेड होंगे बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे, और वहां पर किस, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वुड अप्लाई टू सच ट्रेड, यस और नो बच्चों। अब अगर हम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का मतलब देखें, सबसे पहला मतलब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला मतलब मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कंपनी पैसे अरेंज करती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
वी नो कॉन्ट्रैक्ट शब्द को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया है। क्या है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस और नो बच्चों? सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं मतलब क्या? कैन आई से अग्रीमेंट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। अग्रीमेंट टू व्हाट बेटा? अग्रीमेंट टू बाय और सेल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी शब्द हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल शेयर्स। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक प्रकार से क्या करना? नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। और एक्ट का मतलब कानून, और 1956 में इस एक्ट को हमारे देश में पास किया गया था, पारित किया गया था। सो व्हाट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट? कैन समवन एक्सप्लेन मी? इधर देखो। सो वंस, किसको आ रहा है गूगल पे का पैसा? सो वंस योर कंपनी गेट्स लिस्टेड। कल मेरी वाइफ का गूगल पे काम नहीं कर रहा, तो मैंने उसको बोला कि एक बार मेरे को पैसे ट्रांसफर करके देखो होते कि नहीं। 5 रुपए दिए उसने मुझे। कितने रुपए दिए? 5 रुपए। मैंने बोला वो सीए भी देखेगा, जो रिटर्न फाइल करता है वो भी देखेगा, बोले सर को बीवी से 5 रुपए मिले। एनीवे, सो वंस योर कंपनी गेट्स लिस्टेड, वंस योर कंपनी गेट्स लिस्टेड, लिस्ट होने के बाद जो आपकी क्या होती हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज का क्या होता है? जो आपकी सिक्योरिटीज का ट्रांसफर होता है, जिसको आप ट्रांसफर को क्या बोलते हैं कई लोग? जो आपकी सिक्योरिटीज में क्या होते हैं? ट्रेडिंग होती है। शेयर्स में जो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। सिक्योरिटीज में जो क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। उसके बाद नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटीज में ट्रांसफर या ट्रेडिंग जो होगी वो क्या होगी? कहां पर होगी? जो भी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग है वो कहां पर होगी? दूसरा, कहां पर होगी के साथ में कैसे होगी? जो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग है लिस्ट होने के बाद वो कैसे होगी? अच्छा, एक और चीज, हाउ वुड द कंपनी बी लिस्टेड? आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कैसे होगी? ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है? सेबी की पावर्स क्या है? ये सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नाउ बिफोर आई बिगिन विद द टॉपिक, या बिफोर आई बिगिन विद द चैप्टर, प्लीज हियर, चैप्टर को आरंभ करने के पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं बच्चों। वेयर आर द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी? लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट हैव आई रिटन? क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन? बच्चों, लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज, क्या लिखा है मैंने बच्चों आपके सामने? लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज कहां पर ट्रेड होती हैं? वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी आर ट्रेडेड? कैन समवन लेट मी नो? यस, डेफिनेटली यू वुड से। आपका जवाब क्या होगा? कहां पे ट्रेड होती है? सीधी बात है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स कहां पे ट्रेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। वी ऑल नो दिस। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में कहां पर? जिधर वो लिस्टेड है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में होती है, बट स्टॉक एक्सचेंज में कहां पर? हुँ? अच्छा चलो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, तो दो चीजें याद रखिए। एक होती है ट्रेडिंग फ्लोर, जिसको आप व्हाट डू यू कॉल इट एज? यू ऑल्सो कॉल इट एज ट्रेडिंग रिंग। तो पहला तरीका क्या है ट्रेड करने का? या पहला तरीका क्या था? है ठीक है, वॉट एवर,
पहला क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, ट्रेडिंग फ्लोर या फिर ट्रेडिंग रिंग पे ट्रेड होता है, और दूसरा तरीका है ट्रेड करने का, दैट इज सो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है वो दो जगहों पे होती है। पहला ट्रेडिंग क्या है, पहली जगह क्या है, द फर्स्ट प्लेस इज ट्रेडिंग फ्लोर, एंड द सेकंड प्लेस इज व्हाट बेटा, द सेकंड प्लेस इज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। सो टोटल कुल मिला के हमने दो जगह बनाई है जहां पे क्या हो सकती है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो सकती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग फ्लोर, सवाल यह है कि ट्रेडिंग फ्लोर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग फ्लोर। कैन समवन ट्राई, ऑनलाइन वाले बच्चों जी, this, no not this this was trading floor। यस, हर्षद मेहता की सीरीज आपने स्कैम वगैरह देखी होगी। सो बेसिकली बच्चों, नाउ यू ऑल नो, सो ट्रेडिंग फ्लोर शिफ्ट कैसे हुई, पहले ये ट्रेडिंग फ्लोर थी, उसके बाद इस टाइप की फ्लोर बन गई, और अभी सबके मोबाइल में फ्लोर बैठी हुई है एक, हाँ है ना बच्चों। सो हाउ स्टॉक्स आर ट्रेडेड, तो बच्चों इनिशियल डेज में जब शेयर्स कैसे ट्रेड होते थे, इनिशियल डेज में व्हेन शेयर्स वर फिजिकली ट्रेडेड, इनिशियल डेज में व्हेन शेयर्स वर व्हाट बेटा, जब बच्चों शेयर्स फिजिकली ट्रेड होते थे, तो शेयर्स कहाँ पे ट्रेड होते थे बच्चों, ओए वेयर द ट्रेडिंग प्लेस, ट्रेडिंग यूज्ड टू टेक प्लेस, प्लेसेस बाय स्टॉक एक्सचेंजेस और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी, सिक्रा जो एक्ट है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, यस, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्या करता है, इन सब चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, किन चीज़ों को, ट्रेडिंग कहाँ पर होगी, ट्रेडिंग कैसे होगी, कौन सी कंपनीज के, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में इफ यू सी सेक्शन 56 इज वेरी क्लियर, ठीक है। सो प्लेसेस, तो पहले ट्रेडिंग कहाँ पे होती थी, जब फिजिकल शेयर्स होते थे तो ट्रेडिंग कहाँ पे होती थी, उन जगहों पे ट्रेडिंग होती थी जो जगह क्या करते थे, स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाई करते थे, या फिर प्लेसेस एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट स्टॉक एक्सचेंज बताते थे जगह, जैसे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बताया था, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला था कि भाई बॉम्बे में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कहाँ पे करनी है, BSE के, कहाँ पे बच्चों, ग्राउंड फ्लोर में। तो बच्चों अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, कौन सी कंपनी के शेयर्स में बच्चों, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में अगर आपने ट्रेडिंग कहाँ पे की है, तो सारे ब्रोकर्स सुबह सुबह कहाँ आने के, मुंबई में जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ट्रेड करने के लिए कहाँ पे आने के, दिल कम टू मुंबई, सॉरी दिल कम टू मुंबई, एंड मुंबई में भी कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्राउंड फ्लोर पे दिल कम। तो जो भी ट्रेड ब्रोकर्स करते थे कहाँ पे करते थे बच्चों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्राउंड फ्लोर में जो भी शेयर्स ट्रेड होते थे, हम क्या मानते थे, दोज आर द ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, और उन्हीं शेयर्स को अपन क्या मानते थे, इसके बाहर जो भी ट्रेड्स होते थे, इसके बाहर जो भी क्या होते थे। अब बच्चों, अब जैसे अब मुंबई में तुमने ट्रेडिंग फ्लोर कहाँ पे बनाया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, और ट्रेडिंग फ्लोर भी मुंबई में, तो बहुत सारे लोगों को क्या होती थी, तकलीफ होती थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंसल्ट करके इंडिया में अलग अलग जगह क्या करती थी, नोटिफाई करती थी कि अगर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर वो आपको कोलकाता में ट्रेड करने हैं तो आप इस जगह पे ट्रेड करो, अहमदाबाद में ट्रेड करने तो यहाँ पे ट्रेड करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कौन सी प्लेसेस होती थी, यस, ये नोटिफाइड प्लेसेस होती थी, क्या होती थी, दीज यूज टू बी द नोटिफाइड ट्रेडिंग फ्लोर्स, राइट। और इसीलिए बच्चों, अब बच्चों एक चीज बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल अहमदाबाद के ट्रेडिंग फ्लोर पे ज्यादा होता था या कम होता था, कम। और इसलिए आपने सुना होगा बच्चों, इनिशियल टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या चलते थे,
आपने सुना होगा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज था, पूना स्टॉक एक्सचेंज था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था, इंदौर का स्टॉक एक्सचेंज था, हैदराबाद का स्टॉक एक्सचेंज था। ये सारे भी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस थे बच्चों। ये सारे भी क्या थे? तो बच्चों एक कंपनी क्या करती थी, अब उनको पता है। अच्छा, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग फ्लोर पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। मिसाल के तौर पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग फ्लोर इंदौर में अवेलेबल नहीं थी। तो भाई अगर मेरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मैं क्यों चाहूँ कि मेरी कंपनी के शेयर सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या मुंबई में ही ट्रेड हो? तो रिलायंस क्या करती थी, हाँ क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी शेयर का प्राइस उतना बढ़ेगा ना यार। तो क्या करने का बच्चों, तो रिलायंस क्या करती थी, अपने स्टॉक अपने शेयर्स को कहाँ पे लिस्ट कराती थी, वो बॉम्बे में भी कराती थी, इंदौर। और इसलिए आप देखना कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, पूना में भी स्टॉक एक्सचेंज था, आज भी है पूना स्टॉक एक्सचेंज, बट पूना स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने टेक ओवर कर लिया है। सो पहले रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या चलता था, कंसेप्ट चलता था, क्यों चलता था? उसके पीछे लॉजिक यही था क्योंकि ट्रेडिंग फ्लोर, क्योंकि ट्रेडिंग फ्लोर के चलते थे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा नहीं था कि वो अपना नेटवर्क क्या कर सके, फिर बच्चों धीरे धीरे कहाँ पे शिफ्ट हो गया मार्केट, अब बच्चों जब बात आई किसकी बच्चों, ऑनलाइन ट्रेडिंग शिफ्ट की, तो फिर क्या किया गया बच्चों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, यस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स आ गए अपने देश में 1996 में, ठीक है। तो 1996 के बाद, 1996 के बाद हमारे देश में ट्रेड होने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। और अब अपने यहाँ पे क्या होने लगी, वी स्टार्टेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। अब नॉर्मली ट्रेडिंग कहाँ पे होती थी बच्चों, ओए नॉर्मली ट्रेडिंग कहाँ पे होती थी बच्चों, नॉर्मली ट्रेडिंग होती थी कहाँ पे बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे। तो बच्चों अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होना क्या हो गया, शुरू हो गया। स्क्रीन बेस्ड मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू क्या होना शुरू हो गया बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम्स के बेसिस पे, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ट्रेड होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और कौन करवाता था ये कंप्यूटर बेस्ड पे ट्रेडिंग, ब्रोकर्स। और ब्रोकर्स के क्या होते थे बच्चों, सो बच्चों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स कहाँ पे आ गए, पूरे इंडिया में आ गए। तो बच्चों अब आपको, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोयम्बटूर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टे इन कोयम्बटूर एंड इफ यू वांट टू ट्रेड इन द शेयर्स लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या आपको कोयम्बटूर से बॉम्बे आना पड़ेगा, या फिर आपको कोयम्बटूर में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा? कहना इसे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या ढूंढना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ब्रोकर। आप उसके ऑफिस में चले जाइए और क्या करेगा वो, कहना इसे वो अपने स्क्रीन से सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा बाय सेल का, यस और नो, शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, यस और नो बच्चों, अरे हाँ है ना। सो दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम जिसके थ्रू अब बच्चों क्या हो गया, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया बच्चों, नेशन वाइड सो बच्चों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इतने पॉपुलर क्यों हो गए, इतने आगे क्यों निकल गए, बिकॉज दे प्रोवाइडेड, व्हाट डू दे प्रोवाइडेड इज नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। मतलब पूरे इंडिया में इनके क्या थे, ट्रेडिंग टर्मिनल्स थे। इनके ब्रोकर का नेटवर्क कहाँ पे अवेलेबल था, यस इनके ब्रोकर का जो नेटवर्क था दैट वाज अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया। बट साथ अब बच्चों इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, क्या ये स्टॉक एक्सचेंजेस ने ऐसा किया बच्चों, नो दे कुड नॉट एक्सपैंड, दे कुड नॉट देयर नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स। और इसलिए फिर कंपनी ने क्या बोला, फिर कंपनीज ने बोला कि यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम कंपनी क्या करवा लेते हैं, तो बच्चों कहना ही से पूरे इंडिया के लोग ही क्या कर सकते हैं, हमारे शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, हमको किसी और के पास जाने की जरूरत है। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखिए इंडिया में सिर्फ आज कितने, देर आर मेनी स्टॉक एक्सचेंज इवन नाउ, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, बट हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस डू यू एक्चुअली लिसन, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस डू यू एक्चुअली नो, बॉम्बे एंड नेशनल, यस और नो। तो आज की तारीख में कंपनी क्या कर लेती है बच्चों, अगर उसके 1 करोड़ शेयर हैं कंपनी के लिस्ट कराने के लिए, तो 50 लाख कहाँ लिस्ट करा लेती है, बॉम्बे में, और 50 लाख कहाँ लिस्ट करा लेती है, नेशनल में। तो उसके दोनों शेयर क्या होते रहते हैं बच्चों, दोनों जगहों पे उसके शेयर्स क्या होते रहते हैं, ट्रेड होते रहते हैं। इज दैट क्लियर, श्योर एवरीवन? अच्छा, डू यू नो इंडिया में सिर्फ कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर सकते हैं? सुना होगा आपने कंपनीज एक्ट में जब भी स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र होता है
तो कंपनीज एक्ट ऑलवेज सेज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस, यस और नो बच्चों? सो जब स्टॉक एक्सचेंज की बारी आती है, जब स्टॉक एक्सचेंज की बात आती है बच्चों, कंपनीज एक्ट सेज ओनली अबाउट व्हाट बेटा? तो इन इंडिया अब ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस कौन होते हैं बच्चों? ये भी कहाँ पे बताया गया है? सिक्रा में बताया गया कि एक स्टॉक एक्सचेंजेस रिकॉग्नाइज्ड कब बन जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज वही लोग ऑपरेट कर सकते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया। नाउ लिसन टू मी एवरीवन बच्चों। सो व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू टेल, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अब बच्चों एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर क्या है? कैन समवन लेट मी नो? ये पूरा व्हाट इज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर? कैन समवन लेट मी नो? सॉरी, कैन समवन टेल मी एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर? ऑनलाइन वाले बच्चों कैन समवन ट्राई? आयुष दादा, आयुष नहीं है क्या आज? हाँ जी, कैन समवन ट्राई व्हाट इज एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर? दिमाग लगाओ, यहीं पे आंसर तुम्हारे सामने है, यू हैव द आंसर विथ यू। ऑनलाइन वाले बच्चों वुड समवन लाइक टू ट्राई? ये जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, कौन सी ट्रेडिंग हो रही है? ये कौन सी ट्रेडिंग आई बच्चों? ये बेसिकली क्या बन गई बच्चों? एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। तो आज की तारीख में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, नाउ प्लीज कम टू द नोट्स। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको मैं सॉफ्ट कॉपी, जिन जिन बच्चों के पास नोट्स अभी हार्ड कवर में नहीं आए उनको मैं सॉफ्ट कॉपी भिजवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए बच्चों, सो दिस इज द न्यू टॉपिक और इस टॉपिक का वेटेज इज फॉर 7 मार्क्स। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें बेसिकली हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में कैसे आया, स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस के पावर क्या हैं, सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं क्या, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लॉ के अंदर पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा लॉ है बच्चों। नाउ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या रेगुलेट करता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ व्हाट बेटा? लिस्टेड कंपनी। तो वंस योर कंपनी गेट्स व्हाट बेटा? एक बार आपकी कंपनी क्या हो जाए? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, उसके बाद आपकी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग कैसे होगी ये कौन बताता है बच्चों? सिक्रा। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, नाउ रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज मतलब बच्चों कहना ही से सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारी केंद्र सरकार का क्या स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? नहीं तो साला स्टॉक एक्सचेंज कोई भी फ्रॉड करवा दे। हाँ है ना? शुड द स्टॉक एक्सचेंजेस बी कंट्रोल्ड? यस। तो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो कहाँ पे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो भी बाय सेल के ट्रांजेक्शन होते हैं, कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में जो भी बाय सेल के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या पास किया? सिक्रा। यस। ये एक्ट किसको ऑथराइज करती है? टू प्रिवेंट व्हाट बेटा? अनऑथराइज ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज। और ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि अगर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होते हैं आप उनको क्या डिक्लेयर कर सकते हो? वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। व्हाट आर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन? सीधी बात है, जो ट्रांजेक्शन स्टॉक ट्रेडिंग फ्लोर के बाहर हो, क्या नहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट उन ट्रांजेक्शन को क्या कर सकती है? वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। आज की तारीख में इन ट्रांजेक्शन को अपन ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन बोलते हैं? ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया? देखो, स्टॉक एक्सचेंज से तुम शेयर खरीदो बेचो, वो क्या है? मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन है? ऑफ मार्केट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, दोज आर व्हाट बेटा? ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दैट गवर्नमेंट ने क्या पास किए थे बच्चों? सिक्रा रूल्स 1957। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशंस कौन बनाता है? सेबी। वेरी नाइस। द एक्ट ऑथोराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेबी टू व्हाट बेटा? यस, देखो ध्यान से। अब ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट?
रूल्स तीन तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी को पावर देता है। रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के लिए क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है। सेबी को पावर दिया है क्या? सेबी इस एक्ट के अंदर क्या बना सकती है? सेबी इस एक्ट के अंदर क्या बना सकती है? रेगुलेशंस बना सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज सेबी दोनों ही इस एक्ट से रिलेटेड क्या बना सकती है? नोटिफिकेशन इश्यू कर सकती है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्लैरिटी। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर देखो बच्चों, कंपनीज एक्ट जब अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो याद है वो अपन सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शन के अगल बगल में वो बेयर एक्ट में वो पॉइंट्स होते हैं 29, 30, फिर वो 30 बोलता है कि ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी को ऊपर एप्लीकेबल। तो वो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे सेक्शन से कंपनीज एक्ट में क्या मिला है? एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो ये एग्जम्पशन किसने दिया है प्राइवेट कंपनी को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। और कैसे दिया है? नोटिफिकेशंस इश्यू करके। क्या इश्यू करके बच्चों? नोटिफिकेशंस इश्यू करके ना। तो ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर देती है, सभी को भी पावर देती है, और नोटिफिकेशन इश्यू करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी दोनों को देती है। किस लिए देती है पावर? किस लिए पावर मिल रही है बच्चों? प्लस टू प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करने के लिए? अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा, मोस्ट ऑफ द पावर्स अंडर द एक्ट आर एक्सरसाइज बाय होम बच्चों, एंड वेरी फ्यू पावर्स आर एक्सरसाइज बाय सेबी। ठीक है, ऐसा लिखा है, ये जनरल परसेप्शन बनता है, बट ऐसा नहीं है। सेबी को भी हमने क्या दी हुई है? इक्वल पावर्स है, सेबी के पास भी बहुत अच्छी पावर्स है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, कौन से एक्ट के अंदर? सिकरा के अंदर, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, इन एक्ट्स के अंदर जब भी हम क्या कहते हैं? इन एक्ट्स के अंदर जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो व्हेनेवर आई से सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, कौन सा बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो बच्चों याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन एक्सरसाइज करेगा बच्चों? हु वुड एक्सरसाइज? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। शैल वी स्टार्ट नाउ? अब हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बच्चों? विच इज द फर्स्ट डेफिनेशन? यस, सीधी बात है बच्चों, सिक्योरिटीज को आप एग्जाम में याद रखना, जिसे इश्यू करके क्या मिलता है? पैसा। किसको? इंडिविजुअल को या कंपनी को? एक कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को, जिसको भी इश्यू करके क्या मिलता है? पैसा मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। नाउ सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है? प्लीज सिक्योरिटीज इंक्लूड व्हाट बेटा? सबसे पहला क्या है बच्चों? शेयर्स, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होते हैं? सुना होगा यार, कौन सी स्क्रिप्ट खरीदूं? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को स्क्रिप भी कहा जाता है। कौन सी कंपनी के शेयर्स को? लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को यू ऑल्सो कॉल व्हाट बेटा? यू ऑल्सो कॉल स्क्रिप। नाउ उसके बाद स्टॉक्स, 2 क्लॉज 84 कंपनीज एक्ट का शेयर्स इंक्लूड व्हाट बेटा? शेयर्स इंक्लूड स्टॉक। डेफिनेशन ऑफ शेयर इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक क्या होता है बच्चों? बंडल ऑफ शेयर। यस और नो? स्टॉक इज नोन ओनली बाय इट्स मॉनेटरी वैल्यू। उसमें ना डिवीजन होता है ना डिनोमिनेशन होता है। एक इंसान 10 रुपए के 10 शेयर होल्ड करता है, तो टोटल कितने रुपए के शेयर होल्ड करता है? 100 रुपए के। लेकिन अगर स्टॉक है तो एक इंसान 100 रुपए का स्टॉक होल्ड करता है, उसके अंदर कोई डिवीजन डिनोमिनेशन नहीं होता। बॉन्ड्स, व्हाट इज बॉन्ड?
बॉन्ड का मतलब होता है रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी। यस, बॉन्ड इज एन, इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी हूँ एक्स लिमिटेड, मैंने किसी से उधार लिया 10 लाख रुपए का, और मैंने उसको एक पेपर पे लिख के दिया क्या, कि मैं आपके पैसे 6 महीने के बाद इतने इंटरेस्ट पे वापस कर दूंगा। व्हाट डज दैट बिकम? बॉन्ड। डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, जैसे शेयर का स्टॉक होता है वैसे ही किसका स्टॉक होता है? डिबेंचर का। और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, और अदर, तो शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, शेयर का स्टॉक, डिबेंचर का स्टॉक, बॉन्ड प्लस अदर व्हाट डू यू मीन बाय अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी? मार्केटेबल, सेलिएबल, मतलब ऐसी सिक्योरिटी नहीं। कंपनी कंपनी थोड़ा म्यूचुअल फंड इश्यू करते हैं, ऐसी सिक्योरिटी जिसको आप इश्यू कर सकते हो, इश्यू करके आप क्या रख ले सकते हो? पैसे। मतलब ये देखो, ये चीज़ें तो डायरेक्टली कंपनी इश्यू कर सकती है, हो सकता है कंपनी इसके अलावा भी क्या कर दे, कोई और सिक्योरिटी इश्यू कर दे। ठीक है, जिसको इश्यू करे कंपनी को क्या मिल रहा है? पैसा। जो कौन इश्यू कर रहे हैं? कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? 2 clause 11, a company incorporated outside India and other body corporate as notified by central government। ठीक है, तो पहला हो गया बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों? सेकंड इज डेरिवेटिव। कुछ भी हो सकता है बच्चों, कंपनी कोई भी नए टाइप का क्या कर दे, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन, जीरो कूपन नोट्स, जीरो। अगर आप मुझसे पूछो कि सर अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी का एग्जांपल, तो मैंने क्या लिखा है आपके सामने? अब जीरो कूपन नोट्स क्या है? जीरो का मतलब जीरो, कूपन का मतलब इंटरेस्ट, और नोट का मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो क्या हो गया बच्चे, ये भी कंपनी इश्यू कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को, इसके थ्रू क्या रेस कर रही है? इसके थ्रू क्या रेस कर रही है? पैसे। तो ये भी क्या बन जाएगा? अब तुम बोलोगे नहीं ये सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं है। नहीं, तुमने इसको बेचा है ना, इन्वेस्टर को बेच के तुमको क्या मिला है, तो इसको भी क्या माना जाएगा? सिक्योरिटी। यस, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी। सो जीरो कूपन नोट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इज अ, अब इसको अपन बॉन्ड भी बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, बट हमने क्या किया, हमने इसको क्या कहा? जीरो कूपन नोट। जीरो कूपन नोट का मतलब जो इसको खरीदेगा उसको क्या नहीं मिलेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, हो सकता है ये नोट कितने का हो? 9 रुपए का हो, कितने रुपए का हो, लेकिन कंपनी 6 महीने के बाद इसको कितने रुपए में खरीदेगी? इश्यूड फॉर डिस्काउंट, शेयर नहीं है, शेयर नहीं है, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता। बाकी दूसरे टाइप की शेयर के अलावा जो सिक्योरिटीज है वो डिस्काउंट पे इश्यू हो सकती है ना। तो 9 रुपए पे कंपनी बेचेगी और खरीदेगी कितने पे? कितने महीने के बाद? तुम्हारा रिटर्न क्या है? 1 रुपए इज योर रिटर्न। ये तो ये इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज रिटर्न, दिस इज, तो ये क्या है बच्चों? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? सेकंड टाइप का क्या है बच्चों? डेरिवेटिव। इसको भी होल्ड पे रखना। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय होम बच्चों, और बाय म्यूचुअल फंड टू द इन्वेस्टर्स इन सच स्कीम। क्या है बोल रहे हैं बच्चों? यूनिट्स इश्यूड बाय होम बच्चों, म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो अगर यूनिट्स कौन इश्यू कर रहा है बच्चों? हु इज इशूइंग यूनिट्स? म्यूचुअल फंड। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो आपको क्या मिलता है? शेयर्स मिलते हैं या यूनिट्स मिलती है? और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे, थोड़ी देर मतलब 1 2 15 दिन के लिए इसको भी होल्ड पे रखो। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ, बट हमारे पास म्यूचुअल फंड के अलावा भी दूसरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों? उसके बाद है सिक्योरिटी रिसीट, सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर ZG ऑफ व्हाट बेटा?
सर्फ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट फाइनेंशियल एसेट्स एंड सरफाइसी एक्ट के अंदर जो क्या इश्यू होंगी, सिक्योरिटी रिसीट इश्यू होंगी, उसको भी अपन क्या मानेंगे, उसको भी अपन क्या मानेंगे, सिक्योरिटी मानेंगे। इसको भी होल्ड पे रखो। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउएवर सिक्योरिटी शैल नॉट इंक्लूड व्हाट बेटा, any unit linked insurance policy or scripts or any such instrument or unit which provides combined benefit of what beta, and investment by such person and issued by whom बच्चों, हाँ जी, इसका मतलब क्या है, and issued by whom बच्चों, तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, एक मिनट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चों, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, और जिसके अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको लाइफ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलेगा। कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल। हाँ, एलआईसी ने एक पॉलिसी निकाली, जीवन आनंद पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बच्चों, एलआईसी केम विद अ पॉलिसी, द नेम ऑफ द पॉलिसी वाज जीवन आनंद, एंड दिस वाज यूलिप पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी थी, सुना है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक मतलब इक्विटी लिंक। इसका स्कीम ऐसा है कि आपको हर साल, स्कीम क्या है, हर साल आपको 10,000 रुपये जमा करने हैं 20 साल तक। कितने साल तक, अगर 20 साल के अंदर आप मर जाते हो तो आपकी फैमिली को 25 लाख रुपए मिलेगा, और अगर 20 साल के अंदर आप नहीं मरते तो 21वें साल आपको 30 लाख रुपए मिलेगा। अब तुम 10 साल में जमा कितना करोगे, 2 ही लाख जमा करोगे ना, सॉरी 20 साल में जमा कितना करोगे, 2 ही लाख जमा करोगे, बट तुमको रिटर्न कितने का मिल रहा है, 25 लाख का मिल रहा है। तो ये रिटर्न तुमको जो 25 लाख, तुम्हारा 2 लाख जमा होगा और तुमको रिटर्न मिल रहा है 25 लाख का, तो कहाँ पे, तो स्कीम में लिखा है कि आपका जो हर साल 10-10 हज़ार रुपये आएगा, कंपनी इसका 90% कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, कंपनी जो है इसका 90% ऑफ द अमाउंट कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन वेयर बच्चों, कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो तुमको कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, तो जो तुमको रिटर्न मिल रहा है, तुम्हारा 2 लाख जो 25 लाख बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, स्टॉक मार्केट। तो कैन आई से दिस पॉलिसी, जो एलआईसी ने तुमको पॉलिसी दी है वो क्या है, उसमें तुमको कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये दोनों क्या नहीं है बच्चों, ये इस टाइप की पॉलिसीज जो है वो क्या नहीं है बच्चों, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आती तो उसको रेगुलेट करने का राइट किसके पास आता, सेबी के पास, लेकिन नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस है इसलिए संवेदनशील मैटर है, सेबी के पास नहीं है, इसको कौन रेगुलेट करता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, और क्या बोल रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया भाई, आपस में बात करते रहते तुम लोग यार। और क्या है बच्चों, और क्या नहीं है सिक्योरिटी, सॉरी और क्या है सिक्योरिटी, एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड इश्यूड टू एन, और इश्यूअर कौन है, हु इज द इश्यूअर, नहीं, इट इज स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी, द इश्यूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज होम बच्चों, विच possesses व्हाट बेटा, एनी डेट रिसीवेबल। इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, वो समझोगे क्या और बूझोगे क्या। नेक्स्ट क्या है बच्चों, और क्या इंक्लूड करता है सिक्योरिटी की डेफिनेशन में, और क्या आता है, नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यस द सिक्योरिटीज विच आर इश्यूड बाय होम बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो इश्यू करती हैं, इन सिक्योरिटीज को अपन क्या मान सकते हैं, ट्रेजरी बिल वगैरह, सुना होगा आपने, कौन सी बिल बच्चों, ट्रेजरी बिल वगैरह। उसके बाद सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ऊपर लिखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, सॉरी ऊपर लिखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और कोई भी, जो कौन नोटिफाई कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, नोटिफाई कर रही है, उसको भी अपन क्या मानेंगे, अरे उसको भी अपन क्या मानेंगे, उसको भी अपन सिक्योरिटी मानेंगे, ठीक है। और उस नीचे क्या लिखा है, राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी, मतलब आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी आपके क्या मिलते हैं, जो भी आपको क्या मिलते हैं, राइट्स और जो भी क्या मिलते हैं,
बेनिफिट्स या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है आपकी सिक्योरिटी में, उसको भी अपन क्या मानते हैं? जैसे आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आपको क्या राइट मिलता है? बोनस, मीटिंग अटेंड करने का राइट मिलता है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, तो इन सबको भी अपन क्या मानेंगे? सिक्योरिटी मानेंगे। मतलब सिक्योरिटी से मिलने वाला वट एवर राइट, डिबेंचर के ऊपर क्या मिलता है तुमको? इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट को भी अपन क्या मानेंगे? सिक्योरिटी मानेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो भी आपको बेनिफिट सिक्योरिटीज से मिलते हैं, जो भी इंटरेस्ट, जो भी राइट्स आपको सिक्योरिटीज के ऊपर मिलते हैं, उसको भी अपन क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। अब जहां जहां पे क्या आ गया बच्चों? जो जो इंस्ट्रूमेंट किसकी डेफिनेशन में आ गए? अरे किसकी डेफिनेशन में आ गए? क्या नहीं से उन सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया? क्या नहीं से जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट किसकी डेफिनेशन में आ गए? जो भी इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी शब्द की डेफिनेशन में आ गए, जो भी इंस्ट्रूमेंट किसकी डेफिनेशन में आ गए? सिक्योरिटी शब्द की डेफिनेशन में आ गए, उसके ऊपर, उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कंट्रोल किसका आ गया? सभी का कंट्रोल आ गया। सभी का कंट्रोल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। एंड दोज इंस्ट्रूमेंट विल बी रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। और सिक्योरिटी वर्ड जो है, इसको हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, कंपनी लॉ में यूज़ करते हैं, आप फेमा पढ़ेंगे, एफडीआई पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप क्या करेंगे? वहाँ पे भी इस शब्द को आप क्या करेंगे बच्चों? यूज़ करेंगे। नाउ तो सबसे पहला सिक्योरिटीज में अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव लेफ्ट, क्लियर है सबको? नेक्स्ट कौन सा डेफिनेशन है बच्चों? जो अगली डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं समझता तो प्लीज पूछना, प्लीज डोंट हेजिटेट। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपके पास, यस बेटा, अब आपके पास क्या आ गई? सिक्योरिटी आ गई। क्या आ गई आपके पास? सिक्योरिटी आ गई। अब सिक्योरिटी आपके पास है, आप उसको पकड़ के बैठे रहो। क्या नहीं से सिकरा इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल, मतलब सिकरा का कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन है ही नहीं, तो आपको सिक्योरिटीज में क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट टू व्हाट बेटा? टू बाय और सेल। क्या बच्चों? सिक्योरिटीज को बाय या फिर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? अब मैं आपके साथ दो डिस्कशन करूंगा। आई विल बी हैविंग टू डिस्कशंस विद यू व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेटाइजेशन एंड demutualization of stock exchange. Now please hear बच्चों, डू यू नो हाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज स्टार्टेड? आपने सुना होगा वो कहानी, बनियान ट्री के नीचे, बैनियन ट्री के नीचे some brokers came and they started, do you know? रॉय चंद दीपचंद जैन, ठीक है, ही वॉज अ कॉटन ट्रेडर फ्रॉम मुंबई। गुजरात से आए थे, गुजरात से भाग के आई थी उनकी फैमिली भी। सो रॉय चंद दीपचंद जैन वॉज अ कॉटन ट्रेडर फ्रॉम मुंबई, ठीक है। और 1916 he was born in I believe 1907 या उसके पहले भी। So what this person used to do, he was a cotton trader, he was a कॉटन का ट्रेडर था, कॉटन में ट्रेड करता था। आपको पता है मुंबई वॉज नोन वेरी फेमस फॉर कॉटन, पॉलिएस्टर, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था मुंबई। सो दिस रॉयचंद दीपचंद जैन हैड अ कीन इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग, वेरी कीन इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग। एंड देन जब इसने कॉटन ट्रेड करने के लिए, वही नरीमन पॉइंट में ट्रेडिंग होती थी कॉटन की, एंड मोस्टली पारसीज कौन ट्रेड करता था बच्चों? पारसीज, ब्रिटिशर्स, ये लोग ट्रेड करते थे। एंड देन यहीं पे, वहीं पे कुछ लोग क्या करते थे बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी, टाटा, हाँ, उनके पास शेयर्स होते थे। क्या होते थे? शेयर्स। कौन से शेयर्स? जैसे टाटा को पैसे की जरूरत पड़ी तो वहां पे टाटा ने क्या किया, 5 पारसी लोगों को अपनी कंपनी के क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। तो वो 5 लोग जिनके पास शेयर थे, वो आगे क्या करना चाहते थे? वो बेचने के लिए उनका एक ग्रुप बन गया था।
और बेचने के लिए दे यूज टू कम. देन दिस रॉय चंद दीपचंद जैन डेवलप्ड एन इनटू ट्रेडिंग. तो इसने क्या किया बच्चों, इसने फिर ही स्टार्टेड बाइंग एंड सेलिंग. फिर इसके जितने भी कॉटन ट्रेडिंग वाले दोस्त थे, इन्हें सबको बताया कि ये इसमें ज़्यादा मज़ा है, इसमें पैसा मिलता है. तो फिर ये इन लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया. फिर जब इन लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो इनका ग्रुप 100-150 लोगों का हो गया. तो ये 100-150 में से 6-7 लोग जो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन्होंने बोला कि अब से हम खुद ट्रेड नहीं करेंगे, हम क्यों प्रॉफिट लॉस खुद कमाएं, हम दूसरों को ट्रेड करवाएंगे, क्योंकि शेयर्स तो हमारे पास है और सब लोग हमारे पास आते हैं ट्रेड करने के लिए. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद के ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरों से ट्रेड करवाएंगे. एंड देन इन्होंने क्या किया बच्चों, दे फॉर्म द सोसाइटी. क्या बनाया इन्होंने, या फिर यू कैन कॉल इट एज एसोसिएशन बनाया इन्होंने. एंड दिस एसोसिएशन हैड 6 फाउंडिंग मेंबर्स. कितने मेंबर्स थे, यस. एंड he opened his first office. रोशन दीपचंद जैन opened his first office. बॉम्बे ब्रोकर्स एसोसिएशन लिमिटेड करके. क्या था इनका, लिमिटेड मतलब कंपनी नहीं, तो वो सोसाइटी. सोसाइटी भी यूज करती ना वर्ड लिमिटेड. तो बॉम्बे ब्रोकर्स एसोसिएशन या साउथ बॉम्बे ब्रोकर्स एसोसिएशन करके इसने क्या किया, अपना एक ऑफिस बनाया. एंड यस, ऑफिस वाज बिलो बैनियन ट्री इन द दलाल स्ट्रीट. ठीक है, 6 ब्रोकर, हाँ यस. तो टोटल देयर वर 6 फाउंडिंग मेंबर्स. कितने मेंबर्स थे बच्चों, एंड नाउ अब ये जो दीपचंद जैन थे, रॉयचंद जैन थे, ये खुद ट्रेड नहीं करते थे. व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, पूरे बॉम्बे में जिसको भी ट्रेड करना होता था ये इनके पास आते थे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. एंड देन स्लोली दे स्टार्टेड. फिर बच्चों बहुत सारे लोग आ गए, बिजनेस बढ़ता गया. एंड देन सडनली वो, तो मतलब इनिशियली स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उसका ओनर कौन था, दिस 6 पीपल. और सबसे बड़ा स्टेक किसका था, रॉयचंद दीपचंद जैन अपने जीवन में 3 बार बैंकरप्ट हुआ. रॉयचंद दीपचंद जैन अपने जीवन में कितनी बार, 3 बार बैंकरप्ट हुआ. और आज उनकी फैमिली के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी शेयर नहीं है. दे हैव अ वेरी स्मॉल बिजनेस इन बॉम्बे. आज उनकी 4th जनरेशन बॉम्बे में काम कर रही है, लाइक बॉम्बे में रहती है. सो वो इंसान आप बोल सकते हैं कि पहला, इंडिया का पहला करोड़पति था. मतलब उनकी फैमिली मतलब नॉर्मल रहती है, मतलब नॉर्मल मतलब उनके पास 500-600 करोड़ का नेटवर्थ होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी. अब उस समय उसके पास लाइक 1930 1940 में उसके नरीमन पॉइंट में 8-10 फ्लैट्स थे. तो वो एक फ्लैट 35 करोड़ का है आज की तारीख में. तो मतलब स्मॉल, मतलब उनके पास 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी है आज भी. लेकिन वो कुछ वो बिजनेस बढ़ाया नहीं ना, एक्सपैंड नहीं किया उन्होंने. आज उनके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेजॉरिटी स्टेक होना चाहिए था, बट वो नहीं है उनके पास. सो अब क्यों नहीं है, उसके पीछे भी रीजन है. बट जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ना सेंट्रल गवर्नमेंट, भले वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज प्राइवेटली ओन्ड, क्या है, बट सिकरा एक्ट के थ्रू ना सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है. तो उसमें भी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोटर्स हैं, वो इतने से ज्यादा स्टेक रख, वो उनको ऑफलोड करना होता है. क्या करना होता है, तो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बच्चों देखो, स्टॉक एक्सचेंज को अगर आपने प्राइवेट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं किया, स्टॉक एक्सचेंज में 2 गलत गलत ट्रेड हो गए, क्या होगा बच्चों, बच्चों खरबों रुपए का नुकसान होगा. अब भले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्राइवेटली ओन्ड स्टॉक एक्सचेंज, बट डोंट यू थिंक सो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो अ पिलर टू द इकोनॉमी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है इनडायरेक्टली, बट कैन आई से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी इक्वली हमको कंट्रोल करना पड़ता है. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्स कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, वहाँ पे अच्छे लोग हों, शेयर होल्डिंग उनकी बराबर हो, क्योंकि वो इकोनॉमी का क्या है बच्चों, पिलर है. आप मानिए बच्चों, हम लोग वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक एक्सचेंज हैं बच्चों. हमारे जैसा स्टॉक एक्सचेंज कोई नहीं है बच्चों. सबसे ज्यादा रिटर्न हम देते हैं बच्चों. सबसे अच्छे तरीके से हमारे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है, ट्रेडिंग होती है. सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों. ठीक है, इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसको वो नेहरू साला बोलता था कि हमारे देश में ये सपेरे देखने तो आप हमारे देश में आओ. बुला के लाता था वो जर्मनी वर्मनी के लोगों को, इंग्लैंड से, कि सपेरों का शो देखने तो आप कम टू इंडिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों. सो ये सीन था बच्चों. तो ये 6 लोगों ने बच्चों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दे दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो दिस स्टार्ट. तो ये स्टार्ट कैसे हुआ बच्चों, एक
एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, फिर इंडिया में अब जैसे रॉय चंद दीपचंद जैन ने क्या कर लिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना लिया, तो वैसे ही बच्चों इंडिया में कॉपी पेस्ट का कंसेप्ट है। तो इंदौर में खुल गया, कोलकाता में खुल गया, इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं तो कोलकाता में पहले से ही था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता आई थी ना, तो वहां पे कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर वहां पे ऑलरेडी ट्रेड होते थे। तो सब लोग क्या करते रहे बच्चों, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की क्या होने लगी। देन हम लोग आज़ाद हो गए, कंट्री आज़ाद हो गई, कंपनीज एक्ट 1956 आ गया। फिर उस समय स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने एक लॉ बनाया था, नहीं, कैपिटल कंट्रोल। कौन सा बच्चों, कैपिटल कंट्रोल इश्यू एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। तो मतलब सेबी तो 1992 में है, सेबी के आने के पहले स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन कर रहा था। यू कैन सर्च ऑन गूगल, वो लॉ मिल जाएगा तुमको, इश्यू ऑफ कैपिटल कंट्रोल करके। देयर वाज अ लॉ जिसके अंदर कैपिटल कंट्रोलर होता था। जैसे जो पावर किसके पास है, सेबी के पास है, उस लॉ के अंदर वो पावर कौन एक्सरसाइज करता था, कैपिटल कंट्रोलर। लेकिन वो फेल था बच्चों, उसके रहते रहते हर्षद मेहता स्कैम करके भाग गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो तो बच्चों ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वो कैसा था बच्चों, इट वॉज फंक्शनिंग एज वॉट बेटा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब आपको पता है क्योंकि कंपनीज एक्ट अब सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देती बच्चों। तो बच्चों अगर आप काम करते हो एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो बच्चों आपको पता है आपको ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता। देन आपका रेगुलेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट फुल करप्शन है बच्चों, सोसाइटी के करप्शन वगैरह कभी चेक नहीं होंगे। और प्लस कंपनी लॉ इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानती, तो परपिचुअल सक्सेशन भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज को नहीं था। और इनकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन था बच्चों, सोसाइटी की प्रॉपर्टी का मालिक सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, हाँ या ना बच्चों। मेंबर्स में झगड़ा हो गया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग की खिड़की के ऊपर एक खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ये मेरा है, वो उधर खड़ा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम थी, और परपिचुअल सक्सेशन का तो सिस्टम था ही नहीं बच्चों। सो 1992 में 1990 जब सेबी बना, तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम पे काम कर रहे थे, कैसे बच्चों, जब सेबी की स्थापना हुई, सेबी बना 1992 में, तो उस समय जितने भी स्टॉक एक्सचेंज थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, और भी बहुत सारे, सूरत स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते या कैसे बने थे। दीज आर फंक्शनिंग एज व्हाट बेटा, एओपी, बीओआई, सोसाइटी, इस तरीके से ही काम करते। ये लोग कंपनी बतौर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे। तो बच्चों जैसे ही सेबी बना, सेबी ने इन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या भेजा, एक क्या भेजा, नोटिस भेजा। और नोटिस भेज के कहा कि दादा आप लोग अपनी एओपी को, बीओआई को, व्हाटएवर जो भी आपकी सोसाइटी है, उसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए, कंपनी। कौन सी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आप अपनी एओपी को, वेरी नाइस, उसके पहले क्या था, इज दैट क्लियर बच्चों। उसके पहले तो हमारे देश में कंपनीज एक्ट था ही नहीं। हाँ, सो बच्चों प्लीज हियर, सो व्हाट हैपेंड इज कि सेबी ने क्या कहा, सेबी ने कहा कि प्लीज आप लोग अपने आप को, क्योंकि बच्चों सिक्योरिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यू कैन नॉट फंक्शन, ये तुम्हारा बिजनेस काफी ज्यादा क्या हो गया है, ग्रो हो गया है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, आपके ब्रोकर्स का नेटवर्क क्या है, बहुत बड़ा है। सो क्या किया बच्चों, सेबी ने कहा आपको कि आप लोग सब लोग किस में कन्वर्ट हो बच्चों, बच्चों अब आसान नहीं ना कंपनी में कन्वर्ट होना, क्यों, अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास उस समय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैन आई से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज व्हाट बेटा, क्या लिखा है मैंने, इट वाज म्यूचुअली ओन। म्यूचुअली ओन मतलब वो 6 फाउंडिंग मेंबर, 10 फाउंडिंग मेंबर, जितने भी सोसाइटी के मेंबर थे, वो सब क्या थे, बराबर के ओनर थे ना। सोसाइटी की प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, म्यूचुअली। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस समय क्या था बच्चों, इट वाज म्यूचुअली ओन्ड। मतलब वो 15-20 लोग या 50 लोग, जितने भी लोग हों सोसाइटी में, वो क्या थे बच्चों, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ओनर थे। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वो बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, उन सारी प्रॉपर्टी का ओनर कौन था बच्चों, वही लोग थे, हाँ या ना बच्चों। तो बच्चों सेबी ने क्या कहा, आप क्या बनाइए,
कंपनी बनाई है, एक अलग कंपनी बनाई है, तो फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, सब अब कंपनी कैसे बनाएंगे बच्चों? क्या नहीं से कंपनी बनाना, कंपनी तो बना ली, चलो अपन ने एक नई कंपनी बना ली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अब कंपनी बनेगी तो ये जो पूरी प्रॉपर्टी है कम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टी है, वो किसको ट्रांसफर होगी? किसको ट्रांसफर होगी? यस, वो पूरी प्रॉपर्टी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की थी या म्यूचुअली ओन थी, वो किसको ट्रांसफर होगी? बीएससी लिमिटेड को। मान लो कितने की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई? मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो गई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। तो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी? 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कंपनी में आ गई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कंसीडरेशन देना पड़ेगा ना। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ, तो कंपनी को एसेट्स मिल गए, तो कंपनी इसके लिए क्या पे करेगी? कंसीडरेशन देगी। कंसीडरेशन किस फॉर्म में देगी? किसको देगी? उन 200 लोगों को जो लोग ये क्या कर रहे थे? म्यूचुअली ओन कर रहे थे। ये सुनो, तो जैसे ही ये काम होगा तो सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा बच्चों? क्या नहीं से जैसे ही क्या होगा बच्चों? जैसे ही प्रॉपर्टी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। मतलब जो प्रॉपर्टी को म्यूचुअली ओन कर रहे थे, अब वो प्रॉपर्टी अपन ने किसको ट्रांसफर कर दी? किसको ट्रांसफर कर दी? मेंबर्स ने अपनी प्रॉपर्टी, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर्टी जो वो म्यूचुअली ओन करते हैं, उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दी? कंपनी को ट्रांसफर कर दी। तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल हो गई या डी म्यूचुअल हो गई? प्रॉपर्टी जिसको वो म्यूचुअली ओन करते हैं, अब वो प्रॉपर्टी उनकी रही या वो कंपनी कंपनी का, वो प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर हो गई? ये सुनो, तो बच्चों क्या नहीं से ये हो गया। अच्छा, कंपनी बन गई। अब बच्चों अगला, कंपनी ने जो 10,000 करोड़ के शेयर इश्यू किए थे, क्या वो फेस वैल्यू के ऊपर इश्यू करेगी या प्रीमियम के ऊपर इश्यू करेगी? फेस वैल्यू पे। क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उस समय रेपुटेशन नहीं था क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसके ऊपर इश्यू करेगी? प्राइस क्या होगा? शेयर का प्राइस, मतलब फेस वैल्यू होगी, उसके ऊपर क्या लेगी? प्रीमियम भी देगा ना बच्चों। सो बच्चों, तो सेबी ने क्या कहा? सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कहा, या जितने भी स्टॉक है उनको कहा कि क्या करा के दो, एक पहले क्या बनाओ? एक स्कीम बनाओ। क्या बनाओ? किस चीज की? किस चीज की स्कीम बनाओ? कॉर्पोरेटाइजेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन? कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्न बनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटाइजेशन? डिजिटल बनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन? कॉर्पोरेट बनना। पहले क्या थे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे, बीओआई थे, नो परपेचुअल सक्सेशन था, प्रॉपर्टी को म्यूचुअली ओन कर रहे थे। यस और नो? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन? कॉर्पोरेटाइजेशन इज अ प्रोसेस, कॉर्पोरेटाइजेशन इज अ स्कीम जिसके थ्रू, जिसके थ्रू जिसके थ्रू बीओआई वाले स्टॉक एक्सचेंजेस को किस में कन्वर्ट किया गया? कॉर्पोरेट फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। यस और नो? तो सभी ने क्या कहा? सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को कहा कि क्या करो, एक स्कीम बनाओ। किस चीज की स्कीम बनाओ? कॉर्पोरेटाइजेशन की स्कीम बनाओ, और उस स्कीम में बताओ कि एसेट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करोगे, कितने शेयर इश्यू करोगे, कितने मेंबर होंगे तुम्हारी, एवरीथिंग। यस और नो? और कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ एक चीज और आ गई, क्या? डी म्यूचुअलाई स्टॉक। सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को एक डेट दी गई। हाँ, कि ऐसा नहीं कि सभी ने ऑर्डर दिया तुमने हवा में उड़ा दिया, नहीं, इतनी तारीख तक तुमको क्या प्रोवाइड करना है? स्कीम बनाना है कि तुम ये बड़ा काम कैसे करोगे। छोटा मोटा काम था क्या? इज दैट क्लियर? श्योर एवरीवन? सो व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन? यस, जो स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो वो इनकॉर्पोरेट एज अ कंपनी हुआ। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू से क्या था? कॉर्पोरेटेड ही था, या शुरू से वो बॉडी कॉर्पोरेट ही था। बट जितने भी ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थे, ये क्या थे बच्चों? दीज वर एओपी और बीओआई। तो इनको क्या करना पड़ा बच्चों? इनको कंपनी में कन्वर्ट करवाने के लिए क्या बनानी पड़ी? स्कीम। सो व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन? जिन प्रॉपर्टीज को म्यूचुअली ओन किया जाता था। सो कैन आई से डीम्यूचुअलाइजेशन फॉलोड कॉर्पोरेटाइजेशन? जैसे ही कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया वैसे क्या हो गया? डीम्यूचुअलाइजेशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन। हाँ या ना? चलो बच्चों, इधर देखो, चलो कम टू द नोट्स।
पहला क्या देखेंगे हम, कॉर्पोरेटाइजेशन। भैया पहले स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुए थे एओपी और बीओ बीवाई के जैसे, बट सभी ने डंडा दिया और कहा कि कंपनी बन जाओ। सो जिस प्रोसेस के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज क्या बनता है, कंपनी बनता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्पोरेटाइजेशन। ध्यान से, it refers to a process through which stock exchange which were formed as what beta or AOP were converted into what beta, body corporate। जैसे ही सेबी बनी, immediately on its formation, जैसे ही सेबी बनी उसने क्या कहा, सेबी asked all the stock exchanges that were formed as what beta or BOI to prepare what beta, a scheme of corporatization and submit the same to whom बच्चों, अरे sorry, and submit that same to सेबी। कब सबमिट करो, अरे कब सबमिट करो, on or before the appointed date as fixed by SEBI। Extension was also granted to the stock exchange which could not submit the scheme of what beta। अच्छा, जो स्टॉक एक्सचेंज टाइम पे स्कीम सबमिट नहीं कर पाए उनको क्या दिया गया, उनको एक्सटेंशन दिया गया। क्या दिया गया, अपॉइंटेड डेट का मतलब लास्ट डेट जब तक आपको सबमिट करनी चाहिए थी, जो टाइम पे नहीं कर पाए उनको क्या दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया। इफ सेबी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कीम इट रिजेक्टेड द स्कीम, क्या प्रोवाइड करके, अब आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो ओवरऑल व्हाट इज कॉर्पोरेटाइजेशन, प्रोसेस और अ स्कीम जिसके थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस किस में कन्वर्ट हुए, कंपनी में। नाउ व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन, अब भाई जब तक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बना, जब जब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बना तो उसके एसेट एओपी से अलग होकर कहाँ चले गए, कंपनी में चले गए। और कंपनी के एसेट्स का मालिक कौन होता है, कंपनी इटसेल्फ। कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 9। कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में। So when the scheme of corporatization got implemented, the assets that were mutually owned by whom बच्चों, yes, were transferred to whom बच्चों, yes, जो भी है। As a result of this, company became owner of the assets of stock exchange, and this process was called as demutualization। Is everyone with me? पक्का वाला पक्का, that's great। In simple word, through this process, mutually owned stock exchanges were converted into company। Next क्या है बच्चों, spot delivery contract। What is spot delivery contract? इधर देखो। बच्चों स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। इफ यू वांट टू ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको क्या करना है बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है बच्चों, ट्रेड करना है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है, या एक डिलीवरी बेसिस, या फिर कौन सा बेसिस है, पहला है डिलीवरी बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, दूसरा आप ट्रेड कर सकते हो डेरिवेटिव्स में। ठीक है, सो दीज आर द टू मोड्स, दीज आर द टू मोड्स ऑन बेसिस ऑफ विच, जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज डिलीवरी एंड द अदर इज व्हाट बेटा, अदर इज डेरिवेटिव। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डिलीवरी बेसिस इज, डिलीवरी बेसिस का मतलब क्या होता है, डिलीवरी बेसिस में, अच्छा अब इसमें भी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ किसकी, तुमने सुना होगा इंट्राडे बेसिस पे। ये तो मैं अभी अभी मैं सिर्फ दो ही अभी के डिस्कशन के लिए मैं दो ही तरह के ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, कौन सा, डिलीवरी बेसिस या फिर डेरिवेटिव्स। अब डिलीवरी बेसिस पे जो आप ट्रेड करते हो उसको हम कैश बेसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको स्पॉट बेसिस भी बोल सकता हूँ। सो डिलीवरी बेसिस, कैश बेसिस या फिर स्पॉट बेसिस। what exactly happens in these kind of trades, please here। इसमें क्या होता है बच्चों, आप शेयर्स क्या करते हो, बाय करते हो,
जैसे ही आपने शेयर बाय किया, जैसे आपने क्या किया, आप शेयर बाय करते हो मतलब कैसे, डायरेक्टली बाय करते हो या ब्रोकर के थ्रू बाय करते हो? यस, आप शेयर बाय करते हो, आप ब्रोकर के थ्रू बाय करते हो। ब्रोकर क्या करता है आपका, ब्रोकर जो है वो आपके लिए क्या करता है बच्चों, ब्रोकर प्लेसेस योर ऑर्डर, ब्रोकर प्लेसेस योर ऑर्डर। सो ब्रोकर ने ऑर्डर प्लेस किया डायरेक्टली, और कहां पे ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करता है, स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर ऑर्डर कहां पे प्लेस करता है बच्चों, स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर प्लेसेस द ऑर्डर। और जैसे ही ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करता है क्या होता है बच्चों, आपको तुरंत क्या मिल जाता है, शेयर मिल जाता है। शेयर मिल जाता है मतलब शेयर कम्स टू योर डीमेट अकाउंट। अच्छा, डीमेट अकाउंट में सेम डे आता है? नहीं, कब आता है, T+1, ट्रेडिंग प्लस 1 डे, मतलब अगर आपने ट्रेडिंग आज की तो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। अच्छा, अब कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, जो लोग सुबह खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं, उनका शेयर डीमेट अकाउंट में नहीं आता। मतलब जिस दिन आपने शेयर खरीदा उस दिन शेयर कहाँ पे रहता है आपके, ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब बेसिकली मान लीजिए वो ब्रोकर के अकाउंट में दिखता है। कहाँ पे दिखता है, हाँ, अगर आपने सुबह खरीद के शाम तक उसको बेचा नहीं, तो वो कहाँ चला जाता है, तो मानते हैं वो डिलीवरी हुआ है। क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देख लो कि कितने % डिलीवरी ट्रेड होते हैं, हाँ या ना बच्चों। तो बच्चों जिस शेयर में डिलीवरी परसेंटेज क्या रहता है, डेली का वो स्टॉक नॉर्मली क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब उस स्टॉक के ऊपर लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। हो सकता है वो कल भी बेच दें, बट अमूमन वो उसको एक दिन रखते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। सो बच्चों, तो व्हाट इज स्पॉट बेसिस। स्पॉट बेसिस का मतलब आप शेयर मान लो आप कैश पे खरीद रहे हो, या फिर आप क्या ले रहे हो, डिलीवरी पे ले रहे हो, और ट्रांजेक्शन जो आपका सेटल होगा वो कैसे होगा, T+1। ये नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग है, बट इसके बारे में हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू कैन हैव योर लंच। हाँ, T+2 अगर है नोट्स में उसको T+1 कर लेंगे, ठीक है।